नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मेरे साथ विश्वजीत यादव हैं जिन्होंने सीएसआर जून 2025 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, नेट जेआरएफ हुए हैं वो। तो आज उनकी नेट जेआरएफ के जो परीक्षा है उन्होंने कैसे उत्तीर्ण की उसके बारे में बात करेंगे और वो आपको महत्वपूर्ण टिप्स भी देंगे जो आपके लिए सहायक होंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व मैंने जो भी एक मैथमेटिक्स में नेट जेआरएफ के परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनके साक्षात्कार नहीं किए थे, क्योंकि आज सामान्यतः जब वो पीएचडी में एडमिट हो जाते थे तो ही मैं करता था, परंतु इस बार मैंने सोचा कि इस श्रृंखला को भी प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आप में से नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे और जिन्हें कुछ सुझाव और युक्तियां सहायक हो सकती हैं इस चर्चा में जो होंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम विश्वजीत, आपको इसके लिए शुभकामनाएं और बधाइयां, और आप अपने विषय में बताइए दर्शकों को। थैंक यू सर। मेरा नाम विश्वजीत है। मैंने एमएससी आईआईटी गांधीनगर से किया है। ओके, तो तुम सबसे पहले कब तुमने सीएसआर नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के बारे में सोचा था? एमएससी के बाद में। एमएससी के बाद में सोचा था, तो जी सर। कैसे एक मैथमेटिक्स के मतलब संपर्क में आए आप? कैसे एक मैथमेटिक्स मैंने मैंने फर्स्ट टाइम जब जेआरएफ का एग्जाम दिया था नेट का, तो मेरा हम्म, क्लियर नहीं हुआ था। तो उस टाइम मैंने ऑनलाइन सर्च वगैरह किया यूट्यूब पे। तो उस टाइम आपकी इंग मैथमेटिक्स का एक वीडियो आया था। TFIR करके एक एग्जाम है, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, उसमें मैंने देखा था। तो फिर मेरे को अप्रोच अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने बात करी थी इंग मैथमेटिक्स से और आपसे भी। ओके ओके, तो ज्वाइन किया था। तो फिर आपने आपके पास तो उस पर उस समय विकल्प होंगे, तो एक मैथमेटिक्स में ही आपने विशेष कर क्यों ज्वाइन किया? सर, जो मैंने वो क्वेश्चन देखा था उसमें अप्रोच देखी थी मैंने, वो आपकी प्रूफ वाली अप्रोच थी। फिर सेम में मैंने प्ले लिस्ट में जाके और भी वीडियोस देखी, तो उसमें ट्रिक वाली भी वीडियोस थी। तो प्रूफ और ट्रिक मेरे को लगा कि प्रूफ से मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी और आगे जाके पीएचडी एग्जाम्स में या फिर कहीं भी मेरे को काम आएगा वो। और ट्रिक से मेरे को लगा था कि एग्जाम टाइम में मैं जल्दी कर पाऊंगा। तो मेरे को लगा था कि कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। ओके ठीक है। तो जब आप सीएसआर नेट जेआरएफ में आपने पहली बार परीक्षा दी थी तब आप अनुत्तीर्ण हो गए थे, आपने मुझे बताया। तो फिर क्या आपको कमियां थी? आप अभी आपको उत्तीर्ण करने के पश्चात उनके बारे में ज्ञान हो रहा होगा, तो क्या आपको लगता है कि क्या कमियां रही थी? उस टाइम मेरे को लगता था कि मतलब मैंने बाद में जब एनालिसिस किया तो कि मैं ऑप्शंस डिस्कार्ड कर रहा हूँ या फिर किसी क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, तो फिर मैं लॉन्ग अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ। तो उस वजह से ना तो टाइम मैनेज हो रहा था और ना ही सही से मैं क्वेश्चन पिक कर पा रहा था कि मुझे एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन करना चाहिए था। तो पहले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे? आप कितने से फेल हो गए? 70 70 मार्क्स। 70। और अभी कितने आए? और 111। ओके, तो 111 है इस बार। जी सर। तो ऐसे फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप यहाँ ज्वाइन हुए? मतलब अभी आपने उत्तीर्ण कर लिया, तो क्या क्या सुधार आपको मिले, मतलब जिससे अभी आप इतने अंकों की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले मैंने जब ज्वाइन किया था तो उस टाइम रेगुलर बैच था, तो मेरे को मतलब रिकॉर्डेड बैच के लिए मैंने बोला था कि मुझे रिकॉर्डेड करना है, लेकिन मुझे टीम ने बोला था कि आप लाइव भी करो और साथ में रिकॉर्डेड भी मिलेगा, आपको दोनों हेल्प ओके। मिलेगी। हम्म। तो जब मैंने लाइव भी स्टार्ट कर दिया था और रिकॉर्डिंग भी, तो रिकॉर्डिंग में मैं फास्ट फास्ट कर लेता था जो चीजें मुझे नहीं आती थी। अच्छा अच्छा। और जो चीजें मुझे आती थी वो फिर मैं लाइव में क्वेश्चन प्रैक्टिस में और लाइव साथ साथ सीखता रहता था उसको। तो उस टाइम जब फिर मैंने जैसे जैसे कोर्स किया, फिर उसके बाद आपका क्रैश कोर्स आया एनबीएचएम का। तो फिर मैंने एनबीएचएम और टीएफआईआर दोनों का मतलब रेगुलर बैच में था, तो दोनों एक्सेस हो रहे थे मेरे। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे तुम सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, सारे बच्चे तो मेरे पास सीएसआर नेट से ही आते हैं, कुछ बच्चे एनबीएचएम टीएफआर के लिए भी आते हैं। जब प्रारंभ में आपने एक मैथमेटिक्स को ज्वाइन करना चाहा था तो आपके मन में क्या विचार था? आप मतलब इस प्रकार की सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते थे, या आपका विचार मात्र सीएसआर नेट की परीक्षा को ही उत्तीर्ण करना था? मेरा मेन तो सीएसआईआर नेट था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि ये इससे भी अच्छे लेवल के एग्जाम है और उनके क्वेश्चन अगर मैं करूंगा तो मुझे अप्रोच भी अच्छी पता लगेगी। और फिर जाके मैं वो इजी हो जाएगा मेरे लिए सीएसआईआर नेट और गेट वगैरह। तो ये मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूँ कि यदि आपको सीएसआर नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी हो तो आप उससे ऊपर की जो परीक्षाएं हैं जिनके स्तर ऊपर हैं, उस
लेवल तक करिए, आप गणित को सीखिए, मतलब इस प्रकार से सीखिए कि जितने भी उच्च गणित में परीक्षाएं होती हैं उन सभी को आप उत्तीर्ण कर पाओ आसानी से, है ना। जैसे एनबीएचएम, मतलब जैसे हम कोई भी कोर्स कर रहे थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो कोर्स किया, कोई एक कोर्स जैसे टोपोलॉजी हम कर रहे थे, तो जी टोपोलॉजी सर। में आप इस प्रकार सीख पाए थे कि जिस भी परीक्षा में आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपके अंदर यह आत्मविश्वास आ रहा है कि हाँ, इसके प्रश्नों के मैं हल कर सकता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग कि वो इस परीक्षा का है या इस परीक्षा का है, इसका है, बस क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ ट्राई, इस प्रकार का आत्मविश्वास विकसित हो रहा है। शेरशायर नेट में टोपोलॉजी उतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन एनबीएचएम में काफी ज्यादा आता है। और तो वहां से जो आपने क्वेश्चन लिए थे एनबीएचएम के, तो हम्म। उससे हमारा बेस और हायर लेवल वो दोनों मेंटेन हो गए थे। तो फिर जब शेरशायर नेट के क्वेश्चन किए तो इजी लग रहे थे, और उससे भी इजी फिर गेट के लग रहे थे। ओके ओके, तो हाँ यही मेरा उद्देश्य होता है, मैं चाहता हूँ कि आप ऊपर करो तो नीचे का आपको थोड़ा आसान दिखाई दे। ये आपके साथ हुआ था, मतलब जब आप पहली बार परीक्षा दे रहे थे, उसके बाद आपने दोबारा परीक्षा दी होगी, जी तो सर। आपको अंतर मालूम पड़ा होगा, तो आपको वो प्रश्न जो कठिन दिखाई पड़ते थे उनमें थोड़ा सा सरलता मालूम हो रही होगी, ऐसा हो रहा जी था। सर। जी सर। तो थोड़ा सा क्रैश कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे हमने थ्योरी तो की क्रैश कोर्सेज में आपने सीएसआई नेट के क्रैश कोर्स भी यहाँ पे किया, क्योंकि आप रेगुलर में थे तो फिर तो आप सब कुछ करेंगे, राइट। जी एनबीएचएम सर। का क्रैश कोर्स भी किया, टीएफआर का भी क्रैश कोर्स किया, तो क्रैश कोर्स में क्या क्या आपको लाभ हुए, वो कैसे बताएंगे। तो जो रेगुलर बैच होता है हम्म। उसमें जो आप पूरा प्रूफ वाली अप्रोच, सब चीजें मतलब बेस स्ट्रॉन्ग कर देते हो हाँ। कि चीजें समझ में आने लगे इंसान को। ओके। फिर जब क्रैश कोर्स होता है तो उसमें आप टाइम मैनेजमेंट, ट्रिक्स, और कि ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना चाहिए था और इतने ही समय में आपको कर लेना चाहिए था, ये बड़ा हार्ड था, तो आप अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको मत अ, करो उस एग्जाम में। ओके ओके। तो उससे हमें टाइम मैनेजमेंट ज्यादा समझ में आया कि जब सर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो उससे टाइम मैनेजमेंट हुआ, और क्वेश्चंस की जो शॉर्ट ट्रिक थी, जो हाँ आपका बताने का मेथड था कि ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में ये वाली चीज क्लिक करनी चाहिए थी, हाँ हाँ। तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। और फिर आप बोलते ही थे कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर पाओगे। और इम्पोर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंस रखो, जैसे मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था तो आप मोटिवेट करते रहते थे कि आप अच्छा। करो, ऐसा करोगे होगा। फिर आप जब आप वो 3 घंटे की क्लास लेते थे, मतलब 2 घंटे कभी ज्यादा की, तो उसमें आप जब बताते थे कि ये वाला क्वेश्चन इतनी देर में हो जाएगा, ये वाला इतनी देर में, तो आपने पूरा पेपर सोल्व करना सिखाया हमें ओके एग्जाम में। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनको, ओके, तो मतलब जैसे उनसे। मैं आपको बता रहा था कि पेपर को मैं कैसे सॉल्व करता, मैं होता तो हाँ इस। हाँ हाँ हाँ। और अच्छा अच्छा। ऐसे भी बताते थे कि चलो मेरा ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है तो मैं ये वाला फास्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप भी चलो ये वाला डिफिकल्ट है तो लेकिन ये वाला तो आपसे होना चाहिए था और इतनी जल्दी होना चाहिए था, और ये आप ऐसे करते तो इतने टाइम डिफरेंस हो जाता उस क्वेश्चन करने में। ओके ओके ओके, मतलब हम थोड़ा सा अपनी अप्रोच अगर बदलेंगे तो जिस प्रश्न को करने में आपने 5 मिनट लिए थे, हो सकता है कि वो और जल्दी हो जाए। हाँ। यस सर। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, ये जैसे हमने एनबीएचएम के क्रैश कोर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। तो जी उसके सर। बीच बीच में मैं आपसे बोलता हूँ कि एनबीएचएम के कोर्स थोड़ा क्वेश्चन से लंबे होते हैं एनबीएचएम के, तो उसके बीच में जो चीजें आती हैं वो कभी कभी नेट में आ जाती हैं, और फिर जी ऐसे सर। करके हेल्पफुल होता है, राइट, ऐसा मतलब एनबीएचएम उसकी जो के। उसमें जो थ्योरम्स लगी होती हैं या कुछ कुछ तो यूज करवा लेता है नेट में। ओके 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 ओके, तो ठीक है। और जैसे और भी कोर्सेज तुमने जो किए, यहाँ पे रिंग्स आपने पढ़ी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपने पढ़ी, उसके बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है। तो सर जो रिंग्स के आपके सॉल्यूशन थे, हाँ। मतलब प्रीवियस ईयर भी और बाकी एग्जाम्स के भी, वो काफी ज्यादा यूनिक और डिफरेंट थे। ओके। तो वहां से मतलब ऐसा लगता था कि ये वाली चीज तो हमने कभी, मतलब आप बिल्कुल बेसिक से चीजें सोल्व करते हो, डेफिनेशन से मैं सोल्व कर देते हो चीजें, मतलब हाई फाई थ्योरम भी यूज नहीं करते कभी कभार, तो मतलब ऑलमोस्ट ही नहीं करते। तो उनसे लगता है कि यार हम भी ऐसा कर सकते थे, हम हाई फाई थ्योरम में फंस रहे थे, ये इतना इजी तरीके से आपने जैसे यूनिक फैक्टराइजेशन जो 2024 में आया था, जून 2024 में, तो यूनिक फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन था, आपने बिल्कुल डेफिनेशन यूज करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया कौन सा क्वेश्चन था 2024 में यूनिक था। फैक्टराइजेशन। एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, नहीं मल्टीपल करेक्ट नहीं, सिंगल करेक्ट, उसमें बाकी ऑप्शन तो इजी थे, लेकिन वो जो
एक था वो हार्ड था, तो उसको मुझे लगता था हार्ड है, लेकिन फिर जब आपने डेफिनेशन से बताया तो इजिली सोल्व हो गया था। ओके 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 ओके, ठीक है। तो टोपोलॉजी के बारे में भी बात हो गई, और जैसे तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम टीएफआर की बुक की प्रतीक्षा कर रहे हो। यस सर। तो हम टीएफआई और एनडीएचएम की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अवेलेबल भी नहीं है उतनी ज्यादा बुक्स, और अच्छी मतलब जैसे आप जो राइटिंग स्किल्स रखते हो तो हम्म, वो सबके पास मतलब प्रूफ वाली चीजें पहुंचेंगी, मतलब तो ज्यादा बेटर होगा सबके लिए, हमारे लिए भी और बाकी बच्चों के लिए भी जो टीएफआई और एनडीएचएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लगभग लगभग मैंने सारी बुकें ही लिखी हुई हैं मेरे पास, क्योंकि जब भी मैं कोई सॉल्यूशन लिखता हूँ तो वो बुक का ही सॉल्यूशन मानूं, उसमें कुछ जी सुधार सर। करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कभी रफ सॉल्यूशन आपको करवाता नहीं हूँ। तो बस हम्म, उनको ही उद्धरण करना है, उद्धृत करने हैं वो किसी बुक में, मतलब प्रकाशित करना है, इतना अंतर है। पर उसके लिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिए होगा, परंतु टीएफआर के लिए तो मैं अवश्य ही निकालूंगा बुक। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था, कुछ एक आध महीने के बीच में टीएफआर की सॉल्यूशन बुक आएगी, और उसमें बहुत कुछ अच्छा होगा। आप सीखेंगे, क्योंकि टीएफआर एक ऐसा एग्जाम है, सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, उसमें आप प्रीलिमिनरी टेस्ट भी उसका नेट से कठिन होता है, और वो प्री टेस्ट है उसका, मतलब जी सर। प्रारंभिक परीक्षा है। उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, सेकंड स्टेज जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू। तो 3 स्टेज में इसकी परीक्षा होती है, वो सबसे प्रीलिमिनरी टेस्ट है, तो वो बहुत आसान है। उससे आगे आगे की परीक्षा होती है। तो टीएफआर के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार से सीखना चाहिए कि आप बहुत गहराई से चीजों को सीखें, और सॉल्यूशन लिखना आपको अच्छी तरीके से आए, और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स कर सकें, जैसे हम मैट्रिक स्पेस में आजकल कर रहे हैं। तो मैट्रिक स्पेस में देखा होगा हमने बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स की, तो उसी तरीके की प्रॉब्लम्स वहां पे आती है, तो उनके सॉल्यूशन लिखने बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो इसी तरीके से टीएफआर की जो पुस्तक है, उसमें मैंने सारी जो प्रश्न है उनको बड़ी अच्छी तरीके से हल किया है। इसलिए थोड़ा सा उसमें समय भी लग रहा है, तो अवश्य ही मैं प्रयास करूंगा, और मतलब आपके जो सजेशन है उस पर अवश्य अमल करूंगा। तो ठीक है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली। नेट जेआरएफ की जी परीक्षाओं सर। को उत्तीर्ण करने के दो तरीके हैं। अगर नेट जेआरएफ को केवल उत्तीर्ण कर दिया जाए, इससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे एमएससी करते हैं और नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि नेट क्वालिफाई करना हमारा उद्देश्य है, परंतु यह कोई लाभ हमें तो करेगा नहीं, है ना, इससे हानि होगी। परंतु हमें नेट जेआरएफ की जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रखनी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड भी उसके बीच में होनी चाहिए, मतलब वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए उसका। एग्जाम तो हमारी है ही उद्देश्य, लेकिन उससे आगे हमें सीखना चाहिए, ताकि जिससे हेल्पफुल हो सके। आपका क्या विचार है इस बारे में? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, क्योंकि उसके अलावा फिर जब जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे वो चीज मतलब मांगेंगे ही वो कि प्रूफ वाली स्किल्स और अप्रोच कैसी है, तो वो मेनली अप्रोच ही देखेंगे सब जगह। तो क्योंकि अभी तक जैसे विश्वजीत, तुमने देखा होगा, इससे पूर्व तो तुम देखते ही आ रहे हो, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट थे वो अलग से पीएचडी के लिए कोई तैयारी तो किए नहीं थे। सब यस सर। नेट वेट के, तुम मतलब बैच में ही बैठते थे, राइट, नेट जेआरएफ के, या सभी लोग साथ में बैठते थे, तो वो सारे लोग नेट जेआरएफ के बाद तुरंत ही उत्तीर्ण हो गए पीएचडी के साक्षात्कारों में। तो उसका कारण यही था कि उनकी जो तैयारी थी वो प्रारंभ से ही ऐसी थी कि वो प्रूफ से भी कर सकते थे और आंसर से भी कर सकते थे। तो कई बार तो मैंने बच्चों ऐसे देखा है कि कुछ मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं नेट जेआरएफ उत्तीर्ण करने के बाद, फिर कुछ नेट जेआरएफ उत्तीर्ण करने के बाद भी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब मैं देखता हूँ कि किसी का नेट जेआरएफ उत्तीर्ण नहीं हुआ है, परंतु वो उससे अच्छा लिख पा रहे हैं, उससे अच्छा सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। इसलिए सभी को मेरी ऐसी राय है, आप साथ में करें प्रिपरेशन। आप एग्जाम ओरिएंटेड भी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको प्रूफ से लिखना और सब कुछ अच्छे अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। ऐसा ही विश्वजीत भी सोचता है। तो और विश्वजीत कुछ बताओ, जैसे आप ये बताओ कि परीक्षा में कुछ जूनियर्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी, उनको क्या राय दे सकते हैं? मतलब कुछ गलतियां जो तुम्हें लगता है कि ये नहीं करनी चाहिए प्रारंभ में, जिससे समय कम लगे, इस बारे में कुछ बताओ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, हाँ। जो मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि टाइम मैनेजमेंट, और एग्जाम में ये देख पाना कि ये क्वेश्चन मेरे से सोल्व होगा या नहीं होगा। ओके, बाहर गुड। आके तो सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट सोल्व हो ही जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ हाँ। एग्जाम में क्वेश्चन चूज करना भी डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर आप बहुत स्मार्ट इनफ हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मेरी तरह एवरेज बच्चे हो तो आपको एक राइट गाइडेंस की जरूरत तो होती है। तो उसके लिए अगर आप किसी के साथ हो तो ज्यादा अच्छा होता है कि वो आपको सिखा सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट, और और फिर आप पूरा पैकेज ही चाहते हो कि पीएचडी में भी एडमिशन और नेट जेआरएफ में भी, तो फिर आप प्रूफ्स पे भी जाओ, बुक्स पे भी और प्रूफ्स पे भी।
बुक से पढ़ना तो तो और जैसे आपने हमें सिखाया कि पहले मैं पार्ट बी सोल्व करता था, फिर आपने सिखाया कि पार्ट सी ज़्यादा ईज़ी है, आप पहले उसको अटेम्प्ट करो। तो फिर मैंने पार्ट सी अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, फिर उसके ओके। बाद पार्ट बी, फिर पार्ट ए। तो मैंने ब्लाइंडली ऐसे आपकी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करी थी। अच्छा, तो हाँ, ठीक है, मैं ऐसे बोलता था, देखो ये मैंने किया है, ऐसे मुझे बहुत लाभ हुआ है, अगर आपको हाँ, अच्छा लगे तो आप कर लो, ज्यादा सब कुछ हाँ, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, है ना। हाँ, 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 स्वयं आपकी भी कोई अच्छी तकनीक हो सकती है, वो भी लाभान्वित कर सकती है आपको। चलो ठीक है विद्यार्थियों, इसमें हम इसी के साथ लगभग मैंने विश्वजीत से सारे प्रश्नों को कर लिया है, आगे भी विश्वजीत आएंगे आपके सामने। ठीक है, अभी इसके सर। साथ ही हम अलविदा कहते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर। बाय-बाय। थैंक यू विश्वजीत। सर।